अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी, आज झूठे मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं होगी। अब अगर राजनीति होगी तो मुद्दों पर होगी और हमारे ईमान की राजनीति होगी, हमारी हिस्सेदारी की राजनीति होगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं, ये कहते हैं हम दलितों के रहनुमा हैं। अगर दलितों के रहनुमा हैं तो ये तब कहां थे जब इसी देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ये मुसलमानों के रहनुमा हैं। अरे ये तो मोदी जी से भी बड़े वाले झुट्टा हैं। इनके मुंह से अल्पसंख्यक के अलावा कभी मुसलमान का माँ तो निकलता नहीं है। माँ बोलने में पैंट गीली हो जाती है और बोलते हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं। आज जब इस देश में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया तो पिछड़ों का रिजर्वेशन की लूट हो जाएगी, तो जिनको जो अपने आप को तथाकथित ये मुसलमानों के रहनुमा समाजवादी पार्टी वाले लोग अपने मुंह से ये बोलने को तैयार नहीं हैं कि हमारे शासनकाल में ना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा और ना मुसलमानों के साथ अन्याय होने देंगे। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति देखिए, हम पिछड़ों दलितों की, हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरियां बिछाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी संवैधानिक ताकत, इस वोट की ताकत को घंटों लाइन में धूप में खड़े होकर के उसको वोट दे करके उसको सरपरस्ती देने का काम करने का सोच रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि भूलिएगा नहीं, इस देश में अक़लियत की राजनीति को एक नई जुबान चाहिए और वो नई जुबान ऐसी हो जो इस देश में इस बात को खत्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे कि इस देश की अक़लियत की राजनीति इस देश में बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को सिर्फ बचाए तक सीमित रखने की है। बिल्कुल गलत। वो नई आवाज इस देश में इस बात को साबित करेगी कि अगर बॉर्डर पे मुसलमान खड़े होकर देश की रक्षा कर रहा है, अगर खेतों में उतर करके मुसलमान देश की आजाद पैदा कर रहा है, अगर अपने हाथों के हुनर से ये देश को दुनिया में ख्याति दिला रहा है, तो इस देश में लड़ाई मुसलमानों की हक और अधिकार और हिस्सेदारी की है और संवैधानिक हिस्सेदारी की है। मैं आपसे कहती हूं कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूं, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो, झूठे जुमलों की एक फेहरिस्त तो जरूर आई होगी। मैं आप लोगों से कहती हूं कि 2019 में नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ी और वही पुरानी आदत इस देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी की खुजली फिर उभर आई और घर घर मोदी, हर हर मोदी करके दोबारा सरकार बना दी। और इस बार फेहरिस्त नहीं आई, इस बार जेब से एक एक नोट निकाल करके जेब को सीने का काम कर दिया नोटबंदी के बाद, और हम सबको भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। अब आ गया है 2024 और 2024 के आखिरी चुनाव के आखिरी चरण में हम आ गए हैं और फिर ये झूठे वादे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पिछले वादों पे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि धन्य है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5
राशन दे रहे हैं। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो एक दिन में एक भाषण देने के लिए 15 लाख का सूट पहन के आता है। वो कह रहा है कि जाओ किसानों, तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारी सम्मान निधि वो लाल लाल करारा 2000 का नोट तुम्हें दे दिया है। वो उसमें कहता है खुशियां भी बटोर लो, बच्चों की शादी भी कर लो, शिक्षा भी कर लो और जो कुछ निपटाना है सब निपटा लो। तो मैं आपसे कहने आई हूं कि इस बार अगर ये 5 किलो राशन दे तो रख लेना, 10 किलो दे तो रख लेना, 20 किलो दे तो रख लेना, 2000 दे, 20,000 दे, जो दे वो रख लेना। ये इनके बाप के घर का अनाज नहीं है, ये आपके और हमारे खेतों का अनाज है। और जो नोट आपके बीच में करारे करारे फेंके उनको भी बटोर लेना। ये नोटबंदी के बाद हमारी जेबों से निकाल के ही तो हमको कंगाल कर दिया है। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 2014 में बड़ी चालाकी से निकाले थे आपके जेब का एक एक वोट और बनाई थी प्रचंड बहुमत की सरकार। 2019 में नोटबंदी करने के बाद निकाल लिए आप लोग के जेब के एक एक नोट, और 2024 में अगर इन झुट्टों के चक्कर में पड़े तो इस बार जाएगी शरीर की लंगोट और नंगे हो जाएंगे आप समाज और परिवार के सामने। आप बता नहीं पाएंगे कि आपने अपनी संवैधानिक ताकत का क्या इस्तेमाल किया। और उधर देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भाषण सुना, वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अरे माननीय मोदी जी, आप भविष्यवक्ता मत बनिए और ये मत बताइए इस देश में आगे क्या होगा। आप पहले ये बताइए कि आपके शासनकाल में इस देश में क्या क्या हो गया। आपके इसी देश में आपके शासनकाल में कैसे आपने लोगों की जेब पे ताला लगा करके नोटबंदी कर दी, इस बात का जवाब दे दीजिए। कैसे आपने इस देश में कोरोना के बाद इस देश में लॉकडाउन लगा करके लोगों की सांसों पर, लोगों की भूख पर, लोगों की कमाई पर आपने ताला लगा दिया। पहले इस बात का जवाब दीजिए। आने वाले वक्त खुद ही बता देगा राम मंदिर पे ताला लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे। ये पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं और शायद इसीलिए अपने घरों में बैठे हुए थे। मैं इनसे सवाल पूछती हूं और आपके माध्यम से सवाल पूछती हूं कि क्या पिछड़ों में सिर्फ यादव आते हैं? अरे सारे पिछड़ों का हक लेकर के तो ये यादव कब के भाग गए, और आज जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन काछी है, कौन कहार है, कौन पाल गडरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी, आज झूठे मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं होगी। अब अगर राजनीति होगी तो मुद्दों पर होगी और हमारे ईमान की राजनीति होगी, हमारी हिस्सेदारी की राजनीति होगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं, ये कहते हैं हम दलितों के रहनुमा हैं। अगर दलितों के रहनुमा हैं तो ये तब कहां थे जब इसी देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ये मुसलमानों के रहनुमा हैं। अरे ये तो मोदी जी से भी बड़े वाले झुट्टा हैं। इनके मुंह से अल्पसंख्यक के अलावा कभी मुसलमान का माँ तो निकलता नहीं है। माँ बोलने में पैंट गीली हो जाती है और बोलते हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं। आज जब इस देश में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया तो पिछड़ों का रिजर्वेशन की लूट हो जाएगी,
तो जिनको जो अपने आप को तथाकथित ये मुसलमानों के रहनुमा समाजवादी पार्टी वाले लोग अपने मुंह से ये बोलने को तैयार नहीं है कि हमारे शासनकाल में ना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा और ना मुसलमानों के साथ अन्याय होने देंगे। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति देखिए, हम पिछड़ों दलितों की, हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरियां बिछाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी संवैधानिक ताकत, इस वोट की ताकत को घंटों लाइन में धूप में खड़े होकर के उसको वोट दे करके उसको सरपरस्ती देने का काम करने का सोच रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि भूलिएगा नहीं, इस देश में अक़लियत की राजनीति को एक नई जुबान चाहिए और वो नई जुबान ऐसी हो जो इस देश में इस बात को खत्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे कि इस देश की अक़लियत की राजनीति इस देश में बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को सिर्फ बचाए तक सीमित रखने की है। बिल्कुल गलत। वो नई आवाज इस देश में इस बात को साबित करेगी कि अगर बॉर्डर पे मुसलमान खड़े होकर देश की रक्षा कर रहा है, अगर खेतों में उतर करके मुसलमान देश की आजाद पैदा कर रहा है, अगर अपने हाथों के हुनर से ये देश को दुनिया में ख्याति दिला रहा है, तो इस देश में लड़ाई मुसलमानों की हक और अधिकार और हिस्सेदारी की है और संवैधानिक हिस्सेदारी की है। मैं आपसे कोई लंबे चौड़े वादे करने नहीं आई, लेकिन पीडीएम के संयोजक होने के नाते आज इस भरे मंच से आपकी लोकसभा को कुशीनगर के प्रत्याशी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चुनाव निशान गन्ना किसान पर आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने आई हूं। और जब आप अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए 1 जून को अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपको ईवीएम मशीन पे नंबर 6 पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चेहरे के साथ उनका चुनाव निशान मिल जाएगा। उसको इतनी ताकत से दबा दीजिएगा कि जब 4 तारीख को ईवीएम की पेटियां खुले तो ये गन्ना किसान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेते हुए सीधे उस सदन में जाए जहां पर माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ताकि मिल करके, ताकि अगर विधानसभा में आपकी ये बहन पीडीएम की आवाज बुलंद कर सके तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। आप सभी अक़लियत के लोगों का, मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों और दूर तक मेरी आवाज को सुनने वाले जो कुशीनगर के कोने कोने से आए हैं, आप IMIM अपना दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सहयोगियों का, समर्थकों का, मंचासीन अपने समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का और आप जनता का दिल की गहराइयों से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, लोग अपने बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, स्वर की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पूरा गेम परसेप्शन का है और ये परसेप्शन ये फैलाया जा रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है तो लड़ाई आमने सामने की है, बड़े कट्टर और टाके की है और ये लड़ाई सीधे सीधे एनडीए बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस पीडीए की है। मैं ये तो नहीं जानती कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है या नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि इन दोनों के बीच में 100% आपसी समझौता जरूर है और ये समझौता ऐसा है कि जहां एनडीए कमजोर पड़ जाए वहां पीडीए बढ़ जाए और जहां पीडीए कमजोर पड़ जाए वहां एनडीए को हवा दे दो। कहने का मतलब ये है कि सत्ता अगर इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए और इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए,
किसी भी सूरत में इस देश की सत्ता इस आम आदमी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान के हाथ में ना आने पाए। और यही सोच है पीडीएम की। मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सम्मानित जन के बीच में पीडीएम से संबंधित बातें रखते हुए आपको पीडीएम से जोड़ने का काम कर पाऊं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है इस देश का, जब इस देश के खेत खलिहानों में उतर जाता है तो इतना अनाज पैदा कर देता है कि 135 करोड़ लोगों का पेट भर देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज वो समाज है जब दिन भर काम करके अपने खून को पसीने में बदलता है, तब इस देश का खजाना भर के इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देता है। लेकिन यही पीडीएम समाज इस 75 साल की आजादी वाले देश में जब अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी, अपना सामान, शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई में मांगता है, तब ये सरकारें कहती हैं कि अभी आप लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो मैं आपसे कहती हूं कि लाइन में तो हम पिछले 75 सालों से हैं और पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स को हमने सरकार बनाने का काम किया है जिस पे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा। लेकिन अफसोस, जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूं कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूं, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो, झूठे जुमलों की एक फेहरिस्त तो जरूर आई होगी। मैं आप लोगों से कहती हूं कि 2019 में नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ी और वही पुरानी आदत इस देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी की खुजली फिर उभर आई और घर घर मोदी, हर हर मोदी करके दोबारा सरकार बना दी। और इस बार फेहरिस्त नहीं आई, इस बार जेब से एक एक नोट निकाल करके जेब को सीने का काम कर दिया नोटबंदी के बाद, और हम सबको भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। अब आ गया है 2024 और 2024 के आखिरी चुनाव के आखिरी चरण में हम आ गए हैं और फिर ये झूठे वादे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पिछले वादों पे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि धन्य है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि
कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो एक दिन में एक भाषण देने के लिए 15 लाख का सूट पहन के आता है। वो कह रहा है कि जाओ किसानों, तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारी सम्मान निधि वो लाल लाल करारा 2000 का नोट तुम्हें दे दिया है। वो उसमें कहता है खुशियां भी बटोर लो, बच्चों की शादी भी कर लो, शिक्षा भी कर लो और जो कुछ निपटाना है सब निपटा लो। तो मैं आपसे कहने आई हूं कि इस बार अगर ये 5 किलो राशन दे तो रख लेना, 10 किलो दे तो रख लेना, 20 किलो दे तो रख लेना, 2000 दे, 20,000 दे, जो दे वो रख लेना। ये इनके बाप के घर का अनाज नहीं है, ये आपके और हमारे खेतों का अनाज है। और जो नोट आपके बीच में करारे करारे फेंके उनको भी बटोर लेना। ये नोटबंदी के बाद हमारी जेबों से निकाल के ही तो हमको कंगाल कर दिया है। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 2014 में बड़ी चालाकी से निकाले थे आपके जेब का एक एक वोट और बनाई थी प्रचंड बहुमत की सरकार। 2019 में नोटबंदी करने के बाद निकाल लिए आप लोग के जेब के एक एक नोट, और 2024 में अगर इन झुट्टों के चक्कर में पड़े तो इस बार जाएगी शरीर की लंगोट और नंगे हो जाएंगे आप समाज और परिवार के सामने। आप बता नहीं पाएंगे कि आपने अपनी संवैधानिक ताकत का क्या इस्तेमाल किया। और उधर देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भाषण सुना, वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अरे माननीय मोदी जी, आप भविष्यवक्ता मत बनिए और ये मत बताइए इस देश में आगे क्या होगा। आप पहले ये बताइए कि आपके शासनकाल में इस देश में क्या क्या हो गया। आपके इसी देश में आपके शासनकाल में कैसे आपने लोगों की जेब पे ताला लगा करके नोटबंदी कर दी, इस बात का जवाब दे दीजिए। कैसे आपने इस देश में कोरोना के बाद इस देश में लॉकडाउन लगा करके लोगों की सांसों पर, लोगों की भूख पर, लोगों की कमाई पर आपने ताला लगा दिया। पहले इस बात का जवाब दीजिए। आने वाले वक्त खुद ही बता देगा राम मंदिर पे ताला लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे। ये पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं और शायद इसीलिए अपने घरों में बैठे हुए थे। मैं इनसे सवाल पूछती हूं और आपके माध्यम से सवाल पूछती हूं कि क्या पिछड़ों में सिर्फ यादव आते हैं? अरे सारे पिछड़ों का हक लेकर के तो ये यादव कब के भाग गए, और आज जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन काछी है, कौन कहार है, कौन पाल गडरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी, आज झूठे मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं होगी। अब अगर राजनीति होगी तो मुद्दों पर होगी और हमारे ईमान की राजनीति होगी, हमारी हिस्सेदारी की राजनीति होगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं, ये कहते हैं हम दलितों के रहनुमा हैं। अगर दलितों के रहनुमा हैं तो ये तब कहां थे जब इसी देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ये मुसलमानों के रहनुमा हैं। अरे ये तो मोदी जी से भी बड़े वाले झुट्टा हैं। इनके मुंह से अल्पसंख्यक के अलावा कभी मुसलमान का माँ तो निकलता नहीं है। माँ बोलने में पैंट गीली हो जाती है और बोलते हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं। आज जब इस देश में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया तो पिछड़ों का रिजर्वेशन की लूट हो जाएगी, तो जिनको जो अपने आप को तथाकथित ये मुसलमानों के रहनुमा समाजवादी पार्टी वाले लोग अपने मुंह से ये बोलने को तैयार नहीं है कि हमारे शासनकाल में ना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा और ना मुसलमानों के साथ अन्याय होने देंगे। लेकिन
हमारी मानसिक स्थिति देखिए, हम पिछड़ों दलितों की, हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है, हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है, हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरियां बिछाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है, हम उसके नाम पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी संवैधानिक ताकत, इस वोट की ताकत को घंटों लाइन में धूप में खड़े होकर के उसको वोट दे करके उसको सरपरस्ती देने का काम करने का सोच रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि भूलिएगा नहीं, इस देश में अक़लियत की राजनीति को एक नई जुबान चाहिए, और वो नई जुबान ऐसी हो जो इस देश में इस बात को खत्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे कि इस देश की अक़लियत की राजनीति इस देश में बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को सिर्फ बचाए तक सीमित रखने की है। बिल्कुल गलत। वो नई आवाज इस देश में इस बात को साबित करेगी कि अगर बॉर्डर पे मुसलमान खड़े होकर देश की रक्षा कर रहा है, अगर खेतों में उतर करके मुसलमान देश की आजाद पैदा कर रहा है, अगर अपने हाथों के हुनर से ये देश को दुनिया में ख्याति दिला रहा है, तो इस देश में लड़ाई मुसलमानों की हक और अधिकार और हिस्सेदारी की है, और संवैधानिक हिस्सेदारी की है। मैं आपसे कोई लंबे चौड़े वादे करने नहीं आई, लेकिन पीडीएम के संयोजक होने के नाते आज इस भरे मंच से आपकी लोकसभा को कुशीनगर के प्रत्याशी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चुनाव निशान गन्ना किसान पर आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने आई हूं। और जब आप अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए 1 जून को अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे, तो आपको ईवीएम मशीन पे नंबर 6 पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चेहरे के साथ उनका चुनाव निशान मिल जाएगा। उसको इतनी ताकत से दबा दीजिएगा कि जब 4 तारीख को ईवीएम की पेटियां खुले, तो ये गन्ना किसान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेते हुए सीधे उस सदन में जाए जहां पर माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ताकि मिल करके, ताकि अगर विधानसभा में आपकी ये बहन पीडीएम की आवाज बुलंद कर सके, तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। आप सभी अक़लियत के लोगों का, मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दूर तक मेरी आवाज को सुनने वाले जो कुशीनगर के कोने कोने से आए हैं, आप सभी ईमान वालों से अंत में एक ईमान की बात कहते हुए रजा लूंगी कि तुम